Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM 13 पास फॉर श्योर वीडियोस. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से. तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम. चलिए समझते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. So after studying this chapter, the reader should understand about different types of clearing members, interoperability of clearing corporations and its benefits, clearing and settlement mechanism from equity derivatives, risk management देखेंगे equity derivatives में, margin system कैसे होता है वो देखेंगे, position limits, और उसके बाद सेटलमेंट गारंटी फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनआईएसएम सीरीज 13 का जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है उसकी जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 7. देखिए, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम. इसमें हम इस चैप्टर में हमें क्लियरिंग देखना है, सेटलमेंट देखना है कि किस तरीके से ट्रेड्स को क्लियर किया जाता है और सेटल किया जाता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू क्लियरिंग ऑल द ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन दी एफएनओ सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज. तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जितने भी ट्रेड होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रिस्पॉन्सिबल है उनका सेटलमेंट करने के लिए और उनका क्लियर करने के लिए, राइट. सो देखिए, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ एक्ट नहीं करती एज अ लीगल काउंटर पार्ट ओनली, बट वो एक गारंटी भी देती है विद देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट की जो भी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स है, चाहे आपका प्रॉफिट बन रहा है, लॉस बन रहा है, उसको क्लियर करके हमारे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाए, राइट. सो जनरली जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस है उसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं. सबसे पहला आ जाता है आपका क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं उसमें है क्लियरिंग, सबसे पहले क्लियरिंग आ जाता है, फिर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स आ जाता है और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है. तो किस तरीके से ये काम करते हैं. क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटी जो भी एफएनओज मार्केट में होती है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग बैंक्स. तो अब हमें समझना पड़ेगा कि क्लियरिंग मेंबर्स कौन है, क्लियरिंग बैंक कौन है और इनकी एलिजिबिलिटीज क्या हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लियरिंग मेंबर कौन है. जैसा कि हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था कि देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर. सबसे पहला है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर. सेल्फ क्लियरिंग मेंबर दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली ईदर ऑन देयर अकाउंट और ऑन द अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स. सो जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं वो या तो अपना ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो क्लियर करेंगे, या तो अपने अकाउंट में, नहीं तो फिर उनके क्लाइंट्स के अकाउंट में. ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर दे क्लियर एंड सेटल ओन ट्रेड्स एज वेल एज द ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियंस. तो जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होता है वो अपना जो ट्रेड को क्लियर और सेटल करेगा के अलावा जो अदर ट्रेडिंग मेंबर्स हैं और कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी करेगा. और जो एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स. तो जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स हैं वो सबको क्लियर करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, राइट. बोथ जो भी आपके ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हैं और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको रिक्वायर होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने का, राइट. सो क्लियरिंग मेंबर्स के जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं, चलिए समझते हैं वो क्या फंक्शंस करते हैं. सबसे पहले क्लियरिंग, इसमें आ जाता है कंप्यूटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स ट्रेडिंग मेंबर्स दैट इज डिटरमाइनिंग पोजीशन टू सेटल. तो इस कहने का ये मतलब है वो क्लियरिंग में कंप्यूटेशन की जाएगी, जो आपकी डिटर्मिनेशन की जाएगी कि आपकी पोजीशन क्या है. यानी कि आपने अगर फ्यूचर्स में बाय पोजीशन बनाई है तो आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस आ रहा है. अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं तो उसके बाद में एट द लास्ट ट्रेडिंग डे या M2M पे कितना आपको लॉस आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है. तो ये सारी की ऑब्लिगेशंस हैं ये ट्रेडिंग मेंबर्स की. वो क्लियरिंग करेगा, सबसे पहले उनकी पोजीशन को सेटल करने के लिए उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करेगा, उस हिसाब से फिर उसके बाद आपका क्लियरिंग में जाएगा. फिर उसके बाद क्लियरिंग हो जाता है. देन सेकंड इज सेटलमेंट, परफॉर्मिंग एक्चुअल सेटलमेंट. इसके बाद सेटल किया जाएगा ट्रेड को कि फाइनल फिगर आ गई है, नाउ दे हैव टू सेटल कि अब क्लाइंट का जो अकाउंट है वो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. देन रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है कि सेटिंग पोजीशन लिमिट्स बेस्ड ऑन दी अपफ्रंट डिपॉजिट्स या मार्जिन, कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है बेसिकली, क्योंकि बोला जाता है डेरिवेटिव्स को अगर ठीक से यूज़ नहीं किया जाए तो दे कैन वाइप आउट योर होल प्रिंसिपल. तो देयर इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट सेल जो कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन करने में हमारी हेल्प करती है, राइट. अब बात करते हैं क्लियरिंग मेंबर्स की. देखिए, जो फंड सेटलमेंट है वो होती है क्लियरिंग बैंक्स के द्वारा, राइट. फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं सबको एक सेपरेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, जो कि डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक फॉर एफएनओ सेगमेंट है,
तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का जो एक बैंक है, डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक F&O सेगमेंट के लिए, वहाँ पे इनका सेपरेट अकाउंट ओपन होगा जितने भी आपके क्लियरिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, समझते हैं क्लियरिंग मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, नेटवर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 300 lakhs। So net worth requirement for clearing members who clears and settle trades executed by him is 100 lakh. Deposits of 50 lakh रुपीज का clearing deposits देना है। Additional incremental deposits of rupees 10 lakhs ये भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें एलिजिबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लियरिंग मैकेनिज्म की कि किस तरीके से क्लियरिंग मैकेनिज्म काम करता है। देखिए, सबसे पहले क्लियरिंग मैकेनिज्म में हमको ओपन पोजीशन या ओपन ऑब्लिगेशन पे पहुंचना पड़ेगा कि जो क्लियरिंग मेंबर हैं उसकी ओपन पोजीशन क्या है, ओपन ऑब्लिगेशंस क्या है। अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन में, अगर मैं 4 शॉर्ट पोजीशन बनाई है और 3 लॉन्ग पोजीशन बना दी, तो मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस तरीके से। चलिए कि इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस क्लियरिंग मेंबर की प्रोप्राइटरी पोजीशन है। प्रोप्राइटरी मतलब इसके खुद के ट्रेड्स हैं, फिर क्लाइंट 1 के ट्रेड हैं और क्लाइंट 2 के ट्रेड हैं, और बाकी आपके नेट मेंबर के कितने ट्रेड बनेंगे। सो देखिए, ये जो ग्राफ है आपको बता रहा है ट्रेडिंग मेंबर्स ने सिक्योरिटी में किया, ठीक है, बाय सेल, और नेट क्वांटिटी कितनी रही प्रोप्राइटरी में। देखिए, निफ्टी में उन्होंने बाय किया 5000 क्वांटिटी को, फिर सेल किया 3000, तो नेट क्वांटिटी 2000 बनी। ऐसे ही निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट को 1000 बाय किया, सेल 2000 किया, और यहाँ पे 1000 की नेट क्वांटिटी इनकी माइनस में है। क्लाइंट 1 की जो है बाय और सेल 3000 2000, तो 1000 नेट है, 2000 इनकी XYZ की है, प्लस 2000 सेल भी है, तो इनकी 1000 नेट में बन गई है। क्लाइंट 2 की इस हिसाब से आपका 3000 बाय 1000 सेल, तो नेट 2000 क्वांटिटी, और क्लाइंट जो XYZ है 3000 बाय है, नेट सेल है 4000, और 1 लाख नेट में है। तो देखिए, नेट मेंबर की लॉन्ग कितनी आ रही है और कितनी पोजीशन शॉर्ट आ रही है। अब हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, प्रोप्राइटरी पोजीशन में नेट है उसकी 2000, राइट, और क्लाइंट 1 में भी उसकी नेट पोजीशन 1000 क्वांटिटी लॉन्ग आ रही है, और क्लाइंट 2 में भी नेट पोजीशन 2000 लॉन्ग आ रही है। तो मेंबर की लॉन्ग पोजीशन कितनी होगी, टोटल 5000 क्वांटिटी होगी, क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेड में उसकी 2000 है, फिर क्लाइंट 1 की भी 1000 है, और क्लाइंट 2 की भी 2000 है। तो लॉन्ग पोजीशन जो बनेगी नेट मेंबर की 5000 हो गई है। इसी हिसाब से जो XYZ है निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें देखिए 1000 जो नेट यहाँ पे बन रही है प्रोप्राइटरी की, तो लॉन्ग 1000 है और शॉर्ट 2000 बन रही है। अब देखिए, क्लियरिंग मेंबर्स की एक ही पोजीशन हम निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। सो PQR की लॉन्ग पोजीशन 5000 है, शॉर्ट पोजीशन 0 है, क्वांटिटी XYZ की 1000 लॉन्ग है, 2000 शॉर्ट है। टोटल फॉर ए कितना हो गया आपका, 6000 लॉन्ग क्वांटिटीज हो गई और 2000 की शॉर्ट क्वांटिटी हो गई। सो इस तरीके से हम ओपन पोजीशन में पहुंचेंगे कि 6000 जो क्वांटिटीज हैं लॉन्ग में पड़ी हुई हैं, और 2000 जो है शॉर्ट में पड़ी हुई है पोजीशन। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले क्या होता था, जो कि उनके खुद के क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और क्लियर और सेटल ट्रेड करने के लिए उनके खुद के क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते थे, और जिस भी मार्केट पार्टिसिपेंट को ट्रेड करना होता था उसको क्या करना होता था, अपने मेंबर्स को रिक्वायर्ड टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दैट एक्सचेंज। तो प्रॉपर जो भी था उसको मेंबरशिप लेनी ही होती थी, राइट। तो इसका मतलब क्या था, एज अ रिजल्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट थे उनको कुछ मेंटेन करना पड़ता था, कोलेट्रल्स मेंटेन करने पड़ते थे, डिपॉजिट्स एट मल्टीपल क्लियरिंग हाउसेस में, डिफरेंट एक्सचेंजेस में जाके उनको डिफरेंट मार्जिन्स देने होते थे कि अगर मैं NSE में अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करा रहा हूँ तो मेरे को डिफरेंट मार्जिन NSE को देना है, BSE को भी मार्जिन डिफरेंट देना है, और इस तरीके से उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो सेबी ने प्रपोज किया है इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें यह होता था अमंग्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इन 2018 में, कि इससे ये होता है कि एट द रिजल्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ट्रेड्स डन ऑन एनी एक्सचेंज, तो आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे, कैन बी क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एनी अदर एक्सचेंज। सो कहने का ये मतलब है, आज कोई भी ट्रेड कर रहा है, कोई भी क्लियरिंग मेंबर कोई भी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड्स डन इन एनी एक्सचेंज कैन बी क्लियर्ड, क्लियर भी हो जाएंगे और सेटल भी हो जाएंगे बाय एनी अदर एक्सचेंज, राइट। सो ब्रोकर्स को क्या करना है, दे कैन चूज अ सिंगल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल देयर ट्रेड्स। तो उसको सारे एक्सचेंजेस के लिए अलग अलग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हायर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे जाके सिंगल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में उसके सारे ट्रेड क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मेन एडवांटेज जो है इंटरऑपरेबिलिटी का वो यही है कि आपकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है एज अ मेंबर वो बहुत रिड्यूस हो जाने की होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नाउ है यू हैव टू मेंटेन मार्जिन्स एंड कोलेट्रल्स विद ओनली अ सिंगल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, एक क्लाइंट की एक लॉन्ग पोजीशन है 10 लॉट्स में SBI में फ्यूचर में और NSE पे, और शॉर्ट पोजीशन है 6 लॉट की सेम कॉन्ट्रैक्ट में BSE पे।
तो नेट पोजीशन विल बी डिटरमाइंड एज लॉन्ग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द मार्जिन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो इसमें मेरे को अलग अलग मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 लॉट पे शॉर्ट हूँ एनएससी में, लेकिन मैंने शॉर्ट पोजीशन तो बनाई हुई है बीएससी में, लेकिन मैंने एनएससी पे नहीं बनाई हुई। बीएससी में मेरी 4 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी नेट पोजीशन जो डिटरमाइन की जाएगी वो लॉन्ग 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ही की जाएगी और मार्जिन इसी तरीके से लिया जाएगा। अगर ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेम नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे 10 लॉट का मार्जिन बाय में देना पड़ता और शॉर्ट के लिए फिर 6 लॉट्स का देना पड़ता, तो टोटल 16 लॉट्स का मेरे को मार्जिन जाता। लेकिन सिंस यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेम है तो उसने इस तरीके से पोजीशन को बनाया है कि 10 - 6, अब मेरी लॉन्ग पोजीशन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की ही रह गई है। अब बात करते हैं सेटलमेंट मैकेनिज्म की कि किस तरीके से ट्रेड्स को सेटल किया जाता है। देखिए, सेटलमेंट हो सकती है कैश सेटल्ड एंड फिजिकल सेटल्ड। कैश सेटल्ड में क्या होगा, आपका कोई भी बाइंग या सेलिंग आपने की है फ्यूचर्स में, आपने बाइंग पोजीशन बनाई है, फिर शॉर्ट बनाया है या ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया है, आपका प्रॉफिट है, लॉस है, तो कैश के ज़रिए सेटल होगा। कहने का मतलब ये कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैश, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ऐड हो जाएगा, अगर आपका लॉस है तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये तो कैश सेटलमेंट हो गई। एक फिजिकल डिलीवरी की सेटलमेंट होती है, फिजिकली बोला जाता है उसको, होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अगर आपकी पोजीशन ओपन है, आपकी पोजीशन ओपन है लॉन्ग साइड में, तो आपको जितने का लॉट साइज है उतनी डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी, और अगर आपकी शॉर्ट में पोजीशन है उतनी डिलीवरी आपको स्टॉक्स की देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की 2 तरीके से सेटलमेंट हो सकती है। पहला है मार्क टू मार्केट, राइट, जो कंटिन्यूस बेसिस ऑफ ईच डे पे होती है। तो हर दिन का M2M कैलकुलेट होता है, हर दिन मेरी बाय पोजीशन है तो हर दिन मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस बन रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो कैलकुलेट होगा। सेकंड, द फाइनल सेटलमेंट, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपको मैं ये बता दूं, और ये प्रीवियस चैप्टर में भी हमने बात की थी, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लॉट साइज होता है इसका, इस हिसाब से फिर हम इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं एक छोटा सा मार्जिन दे के। एक तो M2M सेटल होता है हर रोज कि मेरा हर रोज का क्या प्रॉफिट लॉस है, और फाइनल सेटलमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। देखिए, मार्क टू मार्केट में किस तरीके से जो प्राइस और प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट होते हैं। सबसे पहले जो ट्रेड प्राइस है और जो डेज सेटलमेंट प्राइस है एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे बट नॉट स्क्वायर ऑफ, तो आपने स्क्वायर ऑफ इस ट्रेड को नहीं किया है, लेकिन आपकी कुछ तो मार्केट में मूवमेंट है ना। अगर मैं 100 रुपये पे शेयर बाय कर रहा हूँ तो हो सकता है वो 101 पे बंद हो, 102 पे बंद हो, 99 पे बंद हो, 98 पे बंद हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई बॉट अ शेयर एट ₹100, 100 रुपये बाय किया और वो क्लोज हो रहा है 101 रुपये पे, सो मेरा M2M आ रहा है +1 का, तो यहाँ पे 1 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी स्क्रीन क्या दिखाएगी, M2M गेन्स आएगा +1, और यही अगर माइनस में बंद हो रहा है 1 रुपीज़ तो मेरा M2M लॉस उसमें -1 का आएगा। सो दिस इज कॉल्ड M2M, जहाँ पे मैंने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है बट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेली बेसिस कैलकुलेट यहाँ पे हो गया है। सो जिस भी क्लियरिंग मेंबर को M2M लॉस हो रहा है वो पास कर दिया जाता है क्लियरिंग मेंबर को जिसको M2M प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, राइट। सो क्लियरिंग मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड सेटलिंग द डेली M2M लॉसेज इंकर्ड बाय द ट्रेडिंग मेंबर्स और देयर क्लाइंट्स। सो जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं और जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको जो भी डेली M2M हो रहा है, चाहे वो प्लस है चाहे वो सेल है, क्लियरिंग मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि वो उनसे मार्जिन कलेक्ट करें और सेटलमेंट करें डेली M2M को। सो आफ्टर कंप्लीशन द डेज सेटलमेंट प्रोसेस, कि कितना बाय है, कितना सेल है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, ऑल दीज पोजीशंस आर रीसेट ऑन द डेली सेटलमेंट प्राइस। इसके बाद रीसेट हो जाता है और जो नेक्स्ट डे जो आपकी ओपन पोजीशन बनेगी वो फिर आपका दीज पोजीशन जितनी भी होंगी आपकी नेक्स्ट डे के लिए ओपन पोजीशंस मानी जाएंगी। सेटलमेंट प्राइस फॉर M2M, देखिए जो M2M के लिए सेटलमेंट प्राइस लिया जाएगा वो है लास्ट 30 मिनट्स की वेटेड एवरेज अक्रॉस एक्सचेंजेस। जितने भी एक्सचेंज हैं उनकी लास्ट, कोई भी अक्रॉस एक्सचेंजेस आपने अपनी पोजीशन बनाई है तो जो लास्ट जो एग्जीक्यूट का जो प्राइस है, जो ट्रेड का जो प्राइस माना जाएगा, लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज माना जाएगा M2M कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। सेटलमेंट प्राइस फॉर डेली M2M, सेटलमेंट ऑफ डेली M2M, देखिए जो डेली M2M होता है वो कैश सेटल्ड होता है, याद रखना इस चीज को। ऑल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल्ड व्हेन इट कम्स टू डेली M2M। सो पे इन एंड पे आउट डेली M2M के हिसाब से वहां पे होगा। तो आप जैसे कि आज आप प्रॉफिट में हैं, जैसे आपको मैंने बताया, तो आपका ऐड हो जाएगा, और अगर आप लॉसेस में हैं तो आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से आपका
पैसा। फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए ऑन द एक्सपायरेशन डे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी, ऑन द एक्सपायरी डेट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग आवर्स क्लियरिंग मेंबर को एक फाइनल सेटलमेंट प्राइस पे आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, राइट। सो और किस तरीके से ये होगा, जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाएंगी शॉर्ट पोजीशन से ऑन द सेम सीरीज ऑन अ रैंडम बेसिस। उसके बाद आपका कैश सेटलमेंट या डिलीवरी सेटलमेंट जो भी एप्लीकेबल होगा वो कर दिया जाएगा। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो लिया जाएगा वो सेम लिया जाएगा, और 30 मिनट्स की, लास्ट 30 मिनट्स की आपकी वेटेड एवरेज लिया जाएगा उस दिन का, जो लास्ट डे है ट्रेडिंग का, कॉन्ट्रैक्ट का, उस दिन की लास्ट 30 मिनट्स की वेटेड एवरेज उस स्टॉक प्राइस की। अब समझते हैं फाइनल सेटलमेंट प्रोसीजर फॉर कैश सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो कैश सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनका फाइनल ऑब्लिगेशन, फाइनल सेटलमेंट कैसे बनेगा। जितनी भी पोजीशंस हैं क्रिएटेड ड्यूरिंग द डे और क्लोज्ड आउट ड्यूरिंग द डे ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एट द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स जो है, लास्ट डे में जो लास्ट डे का जो ट्रेडिंग आवर बनेगा उसमें ये सारी की सारी कैश सेटल्ड होती है, आर मार्क टू मार्केट एट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस। जो जितनी भी होंगी ये सारी कैश सेटलमेंट होंगी, राइट। और जो सेटलमेंट ऑब्लिगेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो किस पे कंप्यूट होगा, फाइनल सेटलमेंट प्राइस पे वो कंप्यूट किया जाएगा। एंड फाइनल जो सेटलमेंट प्रोसीजर है फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल बाय फिजिकल डिलीवरी। सो जो फिजिकल डिलीवरी वाला है, इफ इन द केस फिजिकल सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो फिजिकल सेटल्ड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, सो जो फाइनल एक्सरसाइज जो सेटलमेंट है इज इम्प्लीमेंटेड ऑन T+1 डेट, राइट। सो इस तरीके से आपकी फाइनल सेटलमेंट की जाएगी व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डिलीवरी। सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, चलिए समझते हैं जो अनएक्सपायर्ड फ्यूचर्स हैं, राइट, उसमें क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल आया आपकी स्क्रीन पे, क्लाइंट मिस्टर पी ऑफ क्लियरिंग मेंबर XYZ हैज अ लॉन्ग पोजीशन इन वन लॉट ऑफ स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी डे। Lot size is 1500. The final settlement price is 475. Previous day's settlement price 482. What is the settlement obligation? Right? So यहाँ पे आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस 475 पे है। आज के दिन मेरी फाइनल सेटलमेंट प्राइस किस पे हो रही है, 475 पे। इस एग्जांपल के जरिए आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। और प्रीवियस डे का सेटलमेंट प्राइस था 482, तो 482 था, लेकिन आज जो बंद हुआ है फाइनल सेटलमेंट 475 पे हुई है। और मेरी लॉन्ग पोजीशन जो देखते ही मेरे को एक तो ये चीज़ ध्यान में आ गई है कि मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है, राइट। सो कितना लॉस हो रहा है वो भी देखेंगे। सो 482 माइनस 475 मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपीज़, 10,500 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर लॉस है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे डिलीवरी लेनी है तो फाइनल सेटलमेंट मेरी ऑब्लिगेशन जो आएगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 475 यानी कि 7,12,500 की आएगी। और मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हो इफ़ आई वांट फिजिकल डिलीवरी, राइट। और इन एडिशन द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड द प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस विल बी कलेक्टेड। तो इतना तो मेरे को 7,12,000 तो मुझे देना है इफ़ आई वांट फिजिकल डिलीवरी, प्लस जो मेरा जो लॉस है यानी कि जो प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस था और जो आज का फाइनल प्राइस है, ये जो रुपए 7 रुपये का लॉस आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1500, जो 1500 का लॉट साइज है, तो ये 10,500 रुपये कैश सेटल किए जाएंगे, यानी कि मुझसे मेरे डीमैट अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से काट लिए जाएंगे। दैट वुड बी कैश सेटल्ड ऑन T+1 डे, राइट। सो इस तरीके से मेरा सेटलमेंट ऑब्लिगेशन बनेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट की। देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की 2 टाइप्स की सेटलमेंट होती है। सबसे पहले डेली प्रीमियम सेटलमेंट, राइट। सो जो डेली प्रीमियम सेटलमेंट है वो कैसे होती है उस पर बात करते हैं। जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं जिनकी प्रीमियम पेबल पोजीशन है, तो यानी कि जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं जिनको प्रीमियम पे करना है, दे आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। सो जिनको प्रीमियम पे करना है उन मेंबर्स को, क्लियरिंग मेंबर्स को प्रीमियम पे करना है क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, विच इन टर्न passed on to the members who have a premium receivable positions। तो उनको दे दिया जाता है जिनकी प्रीमियम रिसीवेबल पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड डेली प्रीमियम सेटलमेंट। तो कुछ मेंबर्स को प्रीमियम लेना है, कुछ मेंबर्स को प्रीमियम देना है नेट में। फॉर एन एग्जांपल उनकी कुछ बाय पोजीशन हो सकती है, कुछ नेट में शॉर्ट पोजीशन होती है। तो इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, सो यू हैव बाइंग पोजीशन, तो कहने का मतलब है आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। और अगर आपने एक राइटर हैं, इफ़ यू आर अ राइटर ऑफ द ऑप्शन, तो आपकी उसमें सेल
की ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन, तो वहाँ पे आपने उस ऑप्शन में शॉर्ट किया है उस ऑप्शन को, तो आपने प्रीमियम रिसीव किया है वहाँ पे। फाइनल सेटलमेंट देखिए, प्रॉफिट और लॉस अमाउंट फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और जो भी इंडेक्स का इंडिविजुअल सिक्योरिटी वो क्रेडिट हो जाता है ऑन फाइनल डेज आपका, राइट। सो T+1 में आपका चला जाएगा। अब बात करते हैं स्पैन की। तो स्पैन बनाया गया है, रिस्क मैनेजमेंट सेल होता है। ईच एंड एवरी क्लियरिंग मेंबर, ईच एंड एवरी एक्सचेंज के ये जो जिसदी या ब्रोकर आप बोल लीजिए, उनका एक क्लियरिंग मेंबर, उनका एक जो रिस्क मैनेजमेंट सेल है, जो हमारे जितने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, राइट। तो उसमें वो इनिशियल मार्जिन लेता है, फिर पब्लिक मार्जिन, प्रीमियम मार्जिन्स भी लेता है, असाइनमेंट मार्जिन लेता है, कुछ तरीके के मार्जिन्स डिप्लॉय किए जाते हैं जहाँ पे, और ये मार्जिन्स वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। तो जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतने ये मार्जिन वेरी हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले आ जाता है इनिशियल मार्जिन। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए या कोई भी डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाने के लिए, बाय है शॉर्ट है, आपको एक इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा। जब भी आप एक इनिशियल मार्जिन देते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का वो हो सकता है 5% हो, 10% हो, 20% हो, तो वो आप इनिशियल मार्जिन देंगे। उसके बाद आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, चाहे वो बाय है, चाहे वो शॉर्ट है, चाहे वो लॉन्ग में है, और उस पोजीशन को उस एक महीने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेली M2M वहाँ पर देना पड़ेगा। बाइंग में आपका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, डेली M2M देते जाइए, और यू कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड टिल एक्सपायरी। सो दैट इज द इनिशियल मार्जिन। अब बात करते हैं प्रीमियम मार्जिन की। देखिए, ये जो मार्जिन है, दिस मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय द बायर ऑफ एन ऑप्शन, राइट। सो ये बायर ऑफ द ऑप्शन आपका ये मार्जिन देगा टिल द प्रीमियम सेटलमेंट इज कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आपका असाइनमेंट मार्जिन, राइट। सो दीज असाइनमेंट मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये कौन देगा? ऑन असाइंड पोजीशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स टुवर्ड्स द फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। कि जो फाइनल जो उनकी जो सेटलमेंट ऑब्लिगेशन है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू पेड ऑन असाइंड पोजीशंस ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स। एक्सपोजर मार्जिन्स, देखिए जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं आर सब्जेक्ट टू दीज मार्जिन्स इन एडिशन टू द इनिशियल मार्जिन। तो जितने भी इनिशियल मार्जिन लगते हैं, एक्सपोजर मार्जिन उससे ओवर एंड अबव लग सकता है। क्लाइंट मार्जिन्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंटीमेट्स ऑल मेंबर्स फॉर द मार्जिन लायबिलिटी ऑफ देयर क्लाइंट। सो ये इस तरीके के मार्जिन्स आपके लगते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Trader A wants to sell 20 contracts of August series at 4500 and Trader B wants to sell 17 contracts of September series at 4500, lot size 50. The initial margin is fixed at 6%. How much initial margin is required to be collected from these both investors? Right. So मुझे 20 कॉन्ट्रैक्ट बेचने अगस्त सीरीज के एट ₹4500, राइट। और ट्रेडर बी को 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं 4550 पे, तो लॉट साइज ऑफ 50 फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनिशियल मार्जिन है 6, राइट। तो मेरे को बाइंग में भी कुछ मार्जिन लगेगा और सेल में भी कुछ मार्जिन लगेगा। तो मेरे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 20 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 4500 करेंगे, प्लस 17 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 4500 करेंगे। जो भी फिगर आएगी उसका हम 6% निकाल देंगे, विच इज इक्वल टू 5,02,000 रुपीज़। तो आंसर इज बी, 5,02,000 रुपीज़। सो अब जो ट्रेडर ए के को 20 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर सीरीज के बेचने हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4500 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 50 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 4550 मल्टीप्लाई बाय 50, जो भी आएगा उसका हम 6% निकालेंगे, विच इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितनी बन रही है उसका हमको इनिशियल मार्जिन दोनों क्लाइंट से लेना है, वो बन रहा है आपका 5,02,000 रुपीज़। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेडर ए को जो है टोटल 20 कॉन्ट्रैक्ट सीरीज के बाय कर रहे हैं, तो 4,500 रुपीज़ पे बाय हो रहा है। 4,500 कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट? 20 कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 20, और लॉट साइज कितना है 50 का। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस जो सेलर बी है, जो ट्रेडर बी है, उसके 17 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4550 मल्टीप्लाई बाय 50, इन दोनों का जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट 90 लाख रुपीज़ के आसपास आ रहा है, उसका आपको मार्जिन 6% देना है, विच इज़ 5 लाख रुपीज़। Question number 2. A member has two clients, C1 and C2. C1 has purchased 800 contracts and C2 has sold 900 contracts, right? In August series, what is the outstanding liability open position for the clearing corporation? देखिए, A member दो हैं, C1 और C2 है। C1 ने परचेज किए हैं 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स और C2 ने सोल्ड किए हैं 900 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ओपन पोजीशन मेंबर की कितनी है टुवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? सो सिंस
जो मेंबर की पोजीशन आएंगी 1700, क्योंकि 800 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ए मेंबर के हैं और 900 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सोल्ड किए हैं C2 ने, राइट। सो टोटल ओपन पोजीशन पूछ रहा है वो कि ओपन पोजीशंस टोटल कितनी है, तो बाइंग में आपकी 800 है और सेल में आपकी 900 है, तो टोटल ओपन पोजीशंस आर 1700। सो आंसर इज बी। Question number 3. Client's position cannot be netted off against each other while calculating initial margin on the derivative segment. So answer is true. Question number 4. Mark to market margins are collected. इसमें हमें ध्यान अच्छे से पढ़ा था कि जो M2M है वो डेली बेसिस पे आपका लिया जाता है, विच इज आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5. वैल्यू एट रिस्क मेजर्स। तो वैल्यू एट रिस्क मेजर्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, रिस्क लेवल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, नेट वर्थ ऑफ एन इन्वेस्टर या क्रेडिट रेटिंग ऑफ एन इन्वेस्टर। सो वैल्यू एट रिस्क मीन्स रिस्क लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, कि मेरे जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है उसका रिस्क लेवल कितना है। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और आप जो SIF एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।